नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आप पढ़ पा रहे हैं मेरे पीछे कि आज का टॉपिक है ऐप लोन या ट्रैप लोन। जी हां, ये अचानक से बात क्यों आई, आज हम इस विषय पे क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि खबरों में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई ने बजाज फाइनेंस जो है उनके दो जो प्रोडक्ट थे ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, इनसे लोन डिसबर्समेंट पर रोक लगा दी है। अब ये दोनों ही जो प्रोडक्ट थे ये डिजिटल लोन सेगमेंट के प्रोजेक्ट थे, जहां पर आपको सीधे ऑनलाइन लोन मिल जाता है। वैसे इन दिनों काफ़ी फिनटेक हैं या इवन बैंक्स भी हैं जो डिजिटल लोन दे रहे हैं या ऑनलाइन, जहां पर आपको फिजिकली ना तो बैंक जाना पड़ता है, ना बैंक का कोई प्रतिनिधि आपसे मिलता है, ना किसी तरह के पेपर्स को आपको साइन करना पड़ता है। यानी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, डिजिटली होती है और बड़ी आसानी के साथ होती है और बहुत जल्दी आपको लोन की डिसबर्समेंट भी हो जाती है। तो भाई लोन तो बड़ी आसानी से मिल रहा है, लेकिन क्या ये लोन ऐप से मिलने वाला लोन ट्रैप तो नहीं कर रहा है? तो आरबीआई ने, अगर आपको याद हो तो पिछले साल डिजिटल लोन ऑनलाइन लेंडिंग पर नए नियम बनाए थे, नई गाइडलाइंस बनाई थी। और ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बाजार में आपको याद है बहुत सारे फर्जी लोन ऐप्स की बाढ़ आ गई थी। तो उनके लिए तो नियम बने ही बने थे, लेकिन उन्होंने इसके तहत किसी भी डिजिटल लेंडिंग को भी जोड़ा था। और ताज़ा कार्रवाई उन्होंने इसीलिए की है कि उन्होंने पाया है कि उन्होंने जो नियम बनाए थे उनको बहुत सारी जगह पे फॉलो नहीं किया जा रहा। खासतौर पे जब ये बजाज फाइनेंस के दो प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ एक्शन उन्होंने लिया है तो वहाँ पर उन्होंने कुछ खामियां पाई। तो क्या थी ये खामियां, आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप भी डिजिटल लोन लेने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप तो सोच रहे हैं कि कोई बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी मैं ले लूं। तो फिर ये भी देख लीजिए कि आरबीआई क्या कहती है उसके लिए, कि क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोन टैप के सीईओ सत्यम कुमार, रस्तोगी चैम्बर्स के फाउंडर अभिषेक रस्तोगी और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सत्यम, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आप भी एक तरह का फिनटेक चलाते हैं जो लोगों को लोन भी देती है। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, सबसे पहले तो आप यही बताएं। नमस्कार विपिन जी। सो आरबीआई ने लास्ट ईयर जो है फाइनेंशियल सेक्टर में फिनटेक को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन, डिजिटल लेंडिंग की गाइडलाइन बनाई थी, डीएलए के लिए बनाई थी। और उसमें एक बहुत ही साफ और क्लियर शब्दों में कहा गया था कि एक स्टेटमेंट मिलेगा, एक लेटर मिलेगा या एक चिट्ठी मिलेगी जिसको कि की फैक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। हम की फैक्ट शीट बोल सकते हैं, की फैक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको, जिसमें से कि जितनी भी जो सार है, जो आपके लोन के जो टर्म्स के जो सार बोल सकते हैं, वो उसमें लिखा हुआ होगा, साफ शब्दों में लिखा होगा और एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के हिसाब से लिखा होगा कि उस पे किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया है, प्रोसेसिंग फी कितना है, उसकी वजह से उसका एपीआर या आईआरआर कितना जा रहा है उस लोन में, उसके क्लोजर कंडीशंस क्या हैं, कुछ फोरक्लोजर चार्जेस हैं या पीनल इंटरेस्ट रेट कितना है, जो कि न्यूमेरिकली लोगों के को जो फाइनेंस के नंबर समझने में जो आसानी होती है, ताकि उनको कहीं 30 पेज, कहीं 5 पेज, कहीं 25 पेज के डॉक्यूमेंट पढ़ करके खोजना नहीं पड़े कि मेरा क्या क्या रिपरकशंस हो सकता है अगर एक छोटी मोटी गलती हुई या मुझे कुछ और मतलब चेंज करना है टर्म्स में, तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और ये जो जिसका टाइमलाइन दिया गया था लास्ट ईयर के नवंबर के आसपास, जो इसको हर एक डिजिटल लेंडर को इम्प्लीमेंट करना था। तो ऑलमोस्ट 12 महीने हो गए इस इम्प्लीमेंटेशन के टाइमलाइन के, और एज अ प्रोसेस जो है आरबीआई लगातार इसको ऑडिट कर रही है सारे इंस्टीट्यूशंस को, और जहां जहां पे खामियां दिख रही है या गैप दिख रही है उसको हाईलाइट किया जा रहा है या पेनलाइज किया जा रहा है। तो एक की फैक्ट स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि एक जैसे जन्मपत्री होती है, तो एक बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ में आ गई और मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए यहाँ जोड़ देता हूँ कि जो की फैक्ट स्टेटमेंट है, यानी बहुत अच्छे से समझाया इनफैक्ट आपने सत्यम की सारी चीजें। एक लोन लेने से समय आप क्या देखते हो भाई, मुझे कितना इंटरेस्ट लगेगा, मैं कैसे रीपे करूंगा, मेरी ईएमआई कितनी होगी, उसमें कितना इंटरेस्ट पार्ट होगा, कितना प्रिंसिपल होगा, मान लीजिए कभी ईएमआई किसी वजह से नहीं हो पाई, मेरे बैंक में पैसे नहीं रहे तो फिर कितना फाइन होगा, चेक से दे रहा हूं तो कितना, अगर चेक बाउंस हो गया। तो ये मोटी चीजें आपको लोन लेते समय
पता होनी चाहिए। और जो सत्यम ने कहा कि वो पहले जब हम टिपिकली लोन के पेपर साइन करते थे इतना बड़ा चिट्ठा होता था, उसमें कहाँ कौन सी बात लिखी, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, साफ साफ शब्दों में बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, आप सिर्फ मशीन से बात कर रहे हैं, आप एक ऑनलाइन इंटरफेस से बात कर रहे हैं, तो बातें क्लियर होनी चाहिए। पंकज भटपाल साहब, जहां तक, क्योंकि इस मामले बजाज फाइनेंस वाले मामले से ये पूरा मामला उठा और इसलिए हम शो कर रहे हैं, कंपनी के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, हम लोगों को यहां जागरूक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बात आगे चलेगी। कंपनी का स्टेटमेंट हालांकि उसमें आया, उन्होंने कहा कि हमने की इफेक्ट स्टेटमेंट दिया है, हाँ उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी है आरबीआई के हिसाब से तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। और साथ में आरबीआई ने भी दोनों ही चीजें की थी कि नॉन एडहेरेंस ऑफ आरबीआई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन, नॉन इशुएंस ऑफ द की फैक्ट स्टेटमेंट एंड डिफिशिएंसीज इन की फैक्ट स्टेटमेंट। एक तो आप दे ही नहीं रहे और दे रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और ये इन दिनों काफ़ी मतलब ऐप्ट सा हो गया, और क्यों ना हो, बड़ा सरल तरीका हो गया है कि आपको लोन वगैरह लेना है तो आप तुरंत जाएं और डिजिटली ले लें, उतने लंबे झंझट से बचे, तो सुविधा तो हो गई है। लेकिन क्या कंपनियां उन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं जो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, साफ साफ की फैक्ट स्टेटमेंट में वो लिखे होते हैं, या फिर अभी भी उसमें गोल गोल चीज़ें ही हैं? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, ऐसा है कि बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं और ये भी हो सकता है कि जो बातें हैं पूरी लिखी ना हो या फिर उनको थोड़ा सा क्लैरिटी ना हो उसके ऊपर। और कई बार ये भी होता है कि लिखा हो तो उसके बाद भी बोरोवर जो होते हैं वो क्योंकि डिजिटल है तो लास्ट में आपको एक्सेप्ट या उसको एग्री करना है तो सीधे स्क्रॉल डाउन करते हैं और एग्री कर देते, पढ़ते भी नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि यदि उस डॉक्यूमेंट में कुछ खामियां हैं तो वो तो डेफिनेटली जो भी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उनकी गलती है, उनको ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यदि सब कुछ लिखने के बाद भी जो बोरोवर्स हैं वो उसको नहीं देख रहे हैं तो उनको भी मेरी एक सलाह है कि उनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोन मिलना बहुत आसान हो गया है। और जैसा आपने कहा कि पहले जो हम डॉक्यूमेंट साइन करते थे फिजिकली, वो जाते थे, कुछ टाइम लगता था ड्यू डिलिजेंस में, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। और ये जो फिनटेक है इनके पास क्योंकि बैंकिंग एग्रीगेटर का एक लाइसेंस होता है तो आपके बैंक अकाउंट को डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट हो या पैन कार्ड हो, उसको आधार कार्ड हो, उसको एक्सेस कर लेते हैं विद योर कंसेंट। तो इससे आपको आपका जो भी मतलब उन्हें जानना है आपके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं या तो इन्फॉर्मेशन आधी दी हुई है तो भी आपको जानना चाहिए कि जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे थे अभी कि क्या क्या टर्म्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कितना मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, अगर मैं समय से पहले यहाँ से निकलना चाहूँ तो उसके लिए क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि वो सुविधा देनी होगी तो क्या मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इन सब की जानकारी होना जरूरी है। तो ये डिपेंड करेगा वन सर्विस प्रोवाइडर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर कि उन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और बोरोवर को इसका ध्यान रखना चाहिए। राइट। यहाँ पर मैं रस्तोगी साहब आपसे ये समझना चाहूँगा कि उन्होंने आरबीआई ने अपने गाइडलाइन में साफ कहा है कि अगर कोई फिनटेक है या मतलब हम करें लोन सर्विस प्रोवाइडर जिसको वो कह रहे हैं एलएसपी बोल रहे हैं, जिसका अपना एक इंटरफेस है जिस पे जाके आप लोन ले रहे हैं, लेकिन वो लोन आपको नहीं देंगे। लोन कौन देगा? लोन कोई पीछे बैंक देगा या कोई एनबीएफसी देगी, और वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करेंगे। पैसे का लेन देन डायरेक्ट ग्राहक के और एनबीएफसी या बैंक के बीच में होगा। किसी तरह की फीस भी चार्ज नहीं की जा सकती, और कोई फीस अगर लगती भी है तो वो बैंक या एनबीएफसी पे करेगी, ग्राहक नहीं करेगा। क्या ये सारी चीजें फॉलो हो रही है और मैं सही कह रहा हूं? देखिए, होता क्या है कि जब ये एलएसपीज का रोल देखा जाता है तो एलएसपीज मस्ट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। जब वो एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर पर एडिशनल बेनिफिट पर एडिशनल बर्डन ना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो कंज्यूमर है, जो अल्टीमेटली लोन लेना चाहता है, वो उस लोन की कंडीशंस को समझ पाए। तो जब ये मैटर्स कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट 3-4 चीजों की ध्यान में रखती है। पहला, क्या कोई ऐसा इंटरप्रिटेशनल इशू था जो कंज्यूमर को नहीं समझ में आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कोई कंडीशन ऐसी है जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है बट वो बहुत हार्श है कंज्यूमर पर। और जब ये बैंक से लोन देते हैं तो इनके स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे वर्डेड होते हैं कि वो बैंक्स को फेवर करेंगे,
कंज्यूमर को नहीं फेवर करेंगे। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब कोर्ट ये डिटरमिन करता है कि क्या ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हार्श हैं कंज्यूमर के अगेंस्ट। इसलिए एलएसपीज का रोल पर आज बहुत जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट एंड फेयर सिस्टम होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, और क्या ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो जब एलएसपीज के रोल की बात होती है तो पहली चीज तो ये है कि जो भी इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं या जो भी चीज ऐसी हैं जो कंज्यूमर समझ नहीं पा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो कंज्यूमर को ये चीज समझाएं। कोई भी ऐसा बर्डन या हिडन कॉस्ट या हिडन फैक्टर जो उस ट्रांजैक्शन को मेक और ब्रेक ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो उसको उसकी ड्यूटी बनती है एलएसपीज की कि वो उसे कंज्यूमर को समझाएं। सो इसीलिए ये सारा की सारा आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं और ये सारा है, इनके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू एक लोन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, वो भी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जस्ट टिक द बॉक्स ना करे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर की नेग्लिजेंस की वजह से वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बट वो पढ़ते ही नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस भले 1 पेज की हो या 3 पेज की हो, वो उसकी ड्यूटी है कंज्यूमर की कि वो उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े। पहली चीज। डेफिनेटली अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसको क्लियर नहीं है तो उसका वो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एलएसपीज का इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक एलएसपीज का इंपॉर्टेंट रोल केवल बैंक्स की तरफ से नहीं है बट कंज्यूमर की तरफ से भी है, बिकॉज कंज्यूमर अल्टीमेटली इज द किंग। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो पूरे बैंकिंग बिजनेस, ये लोन बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल। तो मैं फिर से सत्यम के पास जाऊंगा और दर्शकों की सहूलियत के लिए, क्योंकि टर्म एलएसपी हम बार बार यूज कर रहे हैं, लोन सर्विस प्रोवाइडर यानी वो इंटरमीडिएटरी यानी वो ऐप, कई बार फिनटेक कंपनी, मतलब आप एक बैंक के पास भी वो ऐप हो सकता है, एक एनबीएफसी का भी अपना ऐप हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी एक कंपनी है जो आपको लोन दे सकती है, वो कहलाएगी एलएसपी। लेकिन लोन कौन दे रहा होगा असल में पीछे से? कोई बैंक या एक एनबीएफसी। यही आरबीआई का कहना है। आप जैसे सत्यम की कंपनी है, वो बैंक नहीं है, वो एनबीएफसी भी नहीं है, वो एक फिनटेक कंपनी है। सत्यम, आप मुझे बताएं कि जो अभी रस्तोगी साहब कह रहे थे कि ये देखिए दो तरफ की चीज है। एक तरफ आपसे भी ये उम्मीद की जा रही है कि आपकी जो चीजें हों, टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो फैक्ट शीट की हम बात कर रहे हैं तो एकदम क्लियर हो। दूसरी एंड पर यह भी है कि लोन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आदमी की बहुत जरूरत होती है तो ही वो लोन लेता है। वो शायद हड़बड़ी में भी हो सकता है, एक मन में ये भी रहता है कि मुझे क्विकली एक लोन मिल जाएगा, तुरंत मेरे पैसे में, मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस भी यहाँ पर नहीं है। तो क्या वो ऐसे मौके भी बनते हैं जब वो टर्म्स एंड कंडीशन को अपनी तरफ से ही थोड़ा इग्नोर कर जाता है? विपिन जी, ऐसी सिचुएशंस बनते रही हैं इन पास्ट, और इसी के लिए ये जो हम पूरे की पूरी जो डिस्कशन चल रही है कि स्टेटमेंट को लेकर के, इसी में है। और इसी वजह से दिया गया है कि आपको पूरा का पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप मेन जो 10 या हाइलाइटर्स पढ़े, राइट? आपको हाइलाइटर में ही वो चीज ऊपर मिलनी चाहिए, अगर मैं भी सही समझ रहा हूं। और इस पे कंसेंट की भी जरूरत है। तो कंडीशन ये भी दिया गया है कि एक आप कंसेंट इसमें दें और उस कंसेंट को रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूशन की हमको कस्टमर ने दे हैव रेड एंड दे हैव अंडरस्टूड इट। ओके। तीसरी जो चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो फ्री लुकअप पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है। विपिन जी, फ्री लुकअप पीरियड मतलब चलो हम इससे जल्दीबाजी में हो सकता है कि कोई गलती हो गई, हमने कोई गलत बटन क्लिक कर दिया या हमने कुछ उस समय हमारी सोच में आया नहीं कि अरे इसका क्या रिपरकशन हो सकता है। तो उस चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसमें फ्री लुकअप पीरियड इंट्रोड्यूस किया है 3 दिनों का, जिसके के अंदर में कि कस्टमर आकर के लोन कैंसिल करा सकता है और पूरी की पूरी अमाउंट जो है उनसे उनको वापस किया जाएगा बिना कोई चार्ज या बिना ये के। मे भी मतलब 2 या 3 दिन की फीस जो है प्रोपोर्शनल अमाउंट में कोई छोटी अमाउंट रखी जा सकती है, अदरवाइज पूरी की पूरी वापस करनी है। तो इन सारी सिचुएशन को ह्यूमनली सोच करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें पॉजिटिव कंसेंट होना जरूरी है और जिसमें फ्री लुकअप पीरियड होना जरूरी है। और जितने भी पीनल प्रोविजंस या इंटरेस्ट रेट, दोनों अमाउंट में कैलकुलेशन, उसके साथ साथ उसका परसेंटेज में कैलकुलेशन, हर एक तरह के चार्जेस का इंपैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट में, ये सारा का सारा चीज इंस्टीट्यूशन को मेंशन करना है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, और उस पर कंसेंट लेनी है। तो जैसा आपने बोला कि कस्टमर से इस तरह की गलती कई बार हुई है और होती रहती है, तो उसको रिवर्स कराने की भी सहूलियत दी गई है।
जी नहीं, आपने बहुत अच्छी बताई कि जो फ्री लुक पीरियड है, जो और भी कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मिलता है, वो आपके इस लोन में भी। मान लीजिए कि आपको लगता है 2-3 दिन के अंदर, या जो भी वो पीरियड का टाइम है, 7 दिन है, 2 दिन है, 5 दिन है, कि नहीं ये प्रोडक्ट मैंने गलत ले लिया है, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। ये भी आपके हाथ में है और वो कंसेंट के बिना नहीं होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेक लूं उससे पहले पंकज मेटपाल साहब, क्योंकि थोड़े दिन पहले आरबीआई का डेटा था कि इस समय जो पर्सनल लोन है वो अपने पीक पर है, मैक्सिमम पर्सनल लोन, काफी बड़ा डेटा है जहां पर काफी लोग। तो क्या ये इस तरीके से जो डिजिटल लोन आ गए हैं या इजी लोन आ गए हैं, उस वजह से भी ये नंबर काफी बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अब लोन लेना एक काफी आसान सी चीज हो गई है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तो ये है कि शायद इस माहौल में लोगों को लगता है कि वो रिपेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो जब ये सोच पॉजिटिव है कि रिपेमेंट कर सकते हैं, तो लोन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, उसी वक्त पर यदि लोन आसानी से मिल रहा हो, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन वो भी ऑनलाइन, और लोन हो जाता है, तो ये भी बड़ा कारण है। तो एक तो मतलब यह है कि लोगों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, उम्मीद है कि हम रिपेमेंट कर सकते हैं, और साथ में आसानी से लोन मिल रहा है। तो इन सब बातों के चलते हुए मुझे लगता है कि जो लोन का जो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये इसकी एक वजह है। राइट चलिए एक छोटा ब्रेक के बाद हमने पूरा सिस्टम समझ लिया कि भाई ये डिजिटल सिस्टम में हो क्या रहा है, आपके क्या हक हैं, आरबीआई ने क्या नियम आपके लिए बनाए हैं, और वो नियम अगर इधर उधर होते हैं तो आरबीआई क्या एक्शन लेता। अब आपको जब ये डिजिटल लोन लेना है, हमने कहा ना ऐप का लोन ट्रैप लोन ना बन जाए, क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को देख पढ़ और समझ लेना है, वो सब आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे ताकि आप कभी किसी ट्रैप में ना फंसे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। पूरी ऐप लोन या फिर ट्रैप लोन, हाल ही में आरबीआई ने एक एक्शन लिया है जिसमें उसने कुछ 2 लोन प्रोडक्ट को रोक दिया है लोन देने से, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उसमें जो की फैक्टर्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने सेट किए हैं डिजिटल लेंडिंग के लिए, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। और आरबीआई ने सब इसलिए किया है क्योंकि ये रूल्स उन्होंने ही पिछले साल लेकर आए थे ताकि ग्राहकों को किसी भी गड़बड़ी से बचाया जा सके, उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो आज हम आपके हितों की ही बात कर रहे हैं कि कैसे उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब इसमें कुछ कानूनी प्रावधान भी होंगे, तो मैं रस्तोगी जी आपसे वो समझूंगा, लेकिन उससे पहले सत्यम मुझे ये बताइए कि जब आप कहीं से भी कोई कंज्यूमर इस तरीके का लोन ले रहा है तो वो क्या देखे? आप की फैक्टर्स वहाँ पर दिए होंगे, लेकिन वो शायद सबके अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। कोई क्या उनका स्टैंडर्ड सेट किया आरबीआई ने कि ऐसे ही बनना चाहिए, या वो हर बैंक अपनी तरफ से बनाता है? कैसे उनको सही तरीके से जज करें? और मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, आरबीआई ये भी कहता है कि आप कोई ग्रीवेंस ऑफिसर, हालांकि वो शिकायत करने के लिए, लेकिन क्या कोई कनेक्ट तरीका होता है जहां आप एनबीएफसी से या बैंक से या फिर फिनटेक से पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है? जी विपिन जी, तो अगर देखेंगे तो आरबीआई ने जिस गाइडलाइन को रेफर किया है उसमें उन्होंने एक इलिस्ट्रेटिव सीट भी बनाई थी जिसको कि इंस्टीट्यूशंस फॉलो कर सकती हैं, जिसमें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया गया है लोन अमाउंट, नेट डिसबर्सल, क्योंकि कई बार होता है क्या कि आपने 5 लाख रुपए के लिए लोन के लिए आपने एप्लीकेशन की, आपका अप्रूव भी हो गया, लोन भी 5 लाख का शुरू हो गया, बट आपके अकाउंट में 5,70,000 ही आया, कहीं पे इंश्योरेंस में कुछ कटा, कहीं प्रोसेसिंग फी में कटा, कहीं कुछ और कटा, कहीं प्री EMI कटा। तो नेट डिसबर्सल्स वगैरह के सारे कॉलम रोज और कॉलम्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि इस तरह से आप, ये एक इलिस्ट्रेटिव सीट है जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि इतनी चीजें तो आपको कवर करनी ही है, इसके अलावा भी अगर आप कुछ डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिया है, टेम्पलेट बना करके दिया है इंडस्ट्री के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। तो ऐसा काफी ये एरिया नहीं है। प्लस जैसा हमने बोला कि हर एक इंस्टीट्यूशंस जो है, हर एक वेबसाइट्स या ऐप जहां से भी हमारे ग्राहक लोन ले रहे हैं, उसकी जो बैकिंग एनबीएफसी या बैंक है जहां से कि वो लोन एक्चुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके इंस्टीट्यूशन की लिंकेज होती है, हर एक वेबसाइट पे उनकी मेंशंस होती है, और हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना एक ग्रीवेंस सेल्स बनाया जाता है, जो जिसकी की रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी आरबीआई के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल ऑफिसर होता है,
है और इंस्टीट्यूशन का मेन कस्टमर सर्विस ऑफिसर या ग्रीवेंस सेल का ऑफिसर होता है। तो हर एक कंज्यूमर जो है उनको रीच आउट कर सकता है। आरबीआई की अपनी वेबसाइट है, मेरे ख्याल से सहमति समथिंग करके उसका नाम है, हमने पहले भी मेंशन किया है, जिसपे कि आप हर एक तरह की कंप्लेन, छोटी बड़ी कंप्लेन आप डाल सकते हैं, जो कि मतलब ग्रीवेंस सेल वगैरह तो बहुत हाई लेवल पे हुआ है, बट अगर नॉर्मल भी आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई प्रैक्टिस जो है वो गड़बड़ है या कहीं पे आपको कुछ कुछ पिक हो रहा है कि कुछ सेंस बन रहा है कि शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उसको वहां पे जाकर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एलएसपीज भी इस तरह के कस्टमर से इंगेज कर रहे हैं, आरबीआई भी इंगेज कर रही है, और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो कि टेक प्लेटफॉर्म के पीछे खड़ी है लोन प्रोवाइड करने के लिए, उसकी भी सारी की सारी मैकेनिज्म बनाई गई है। सबकी वेबसाइट कंपलसरी है, सारे फोन नंबर्स अब आरबीआई के अपने वेबसाइट के जो एनबीएफसी के लिस्ट में है उसमें भी सारे ईमेल आईडी अपडेट हो रहे हैं। ओके, तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सुचारू तरीके से एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ताकि आपको किसी को भी रीच आउट करने में कभी दिक्कत नहीं हो। ठीक है अभिषेक, चूंकि ये पूरी प्रोसेस की गई थी इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ गए थे ऑनलाइन मार्केट में जिन्हें हम चाइनीज लोन ऐप भी कह रहे थे, और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुनने को मिले जहां लोगों को बहुत तकलीफ हुई, लोगों की जान तक पे बनाई, कईयों की जान भी गई इनफैक्ट, जो खबरें छपी हमने देखा। तो एक तो वो लेवल पे डील करना था, और एक ये भी है कि बाकी भी जो एक फेयर सिस्टम है उसको भी आपको रेगुलेट करना ही है। तो क्या अब इन नई गाइडलाइंस के बाद चीजें एक इक्विलिब्रियम में है, या अभी भी कुछ लूपहोल्स बचते हैं, या अभी भी कुछ ऐसे ग्रे एरियाज बचते हैं जहां एड्रेस करना बाकी है? देखिए, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर सिस्टम तो बहुत ही नेसेसरी है, मगर होता क्या है कि जब भी ये ऐसी लीगल टर्म्स ड्राफ्ट होती हैं तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब हम अपने क्लाइंट्स को ये बात बताते हैं तो हम उनको ये हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही या आप उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप नहीं कर पा रहे, तो आप एक एक्सपर्ट से उस पर सलाह ले लीजिए। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो आप कभी भी एक ही जगह से लोन की डिटेल्स या ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा मत समझिए और पढ़िए। आप डिफरेंट बैंक से उसको लीजिए और उसको कंपेयर करिए। आजकल ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एक कंपैरिजन करते हैं और एक चार्ट बना के देते हैं जिसमें कि वो डिफरेंट बैंक्स से बताते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ये होगा, लिक्विडिटी ये होगा, प्री पेमेंट अगर आपने करा तो ये होगा, ये इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स्ड रहेगा, वेरिएबल एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर उसको कंपेयर कर पाता है। जब कंज्यूमर ये कंपैरिजन करता है तो वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट से उसको डिफरेंट बातें समझ में आती हैं। और जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं वो तब होते हैं कि जब कंज्यूमर उस चीज को समझ नहीं पा रहा है या उसने उसको किसी वजह से इग्नोर कर दिया है। उन डिस्प्यूट्स का तो आज आरबीआई जो गाइडलाइंस लाना चाहता है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसमें कि जो लोन ले रहा है उसे पता हो कि वो किन कंडीशंस पे लोन ले रहा है। कल को ऐसा नहीं हो कि वो समझा कुछ था मगर कंडीशन कुछ और है। अब आपका जो अहम प्रश्न है वो ये है कि क्या ये सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? आइडली ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरीली टू बी फॉलोड वाली गाइडलाइंस है। ये मैंडेटरीली फॉलो करना है इनको, सर्विस प्रोवाइडर्स को और बैंक्स को। तो आइडली ये गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, मगर ये गाइडलाइंस दो किस्म के किस्सों में फॉलो नहीं हो पाएंगी, जहां पर कि या तो गाइडलाइंस में ही एम्बिगुइटी है या कोई ऐसा लूपहोल है, या फिर कंज्यूमर उस गाइडलाइन को समझ नहीं पा रहा है। गॉट योर पॉइंट। और इसीलिए शायद आरबीआई का कदम भी आया है। अब चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, क्विकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि पंकज मटपाल साहब आपसे, कि देखिए उसके रूल्स रेगुलेशन ये तो एक तरफ है सारी चीजें, लोन एक दूसरा आपका फाइनेंशियल डिसीजन भी है। चूंकि बहुत इजीली जब चीजें मिलने लग जाती है, बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग टाइप का किस्सा है कि आपको ऑनलाइन घर बैठे तो आपने ऐप पे बटन दबा दिया, शॉप कर लिया, जरूरत थी नहीं खरीद लिया टाइप की चीज। तो अगर आसान है तो कई बार वो ट्रैप भी बन सकता है। तो कैसे डिसीजन ले कि मुझे लोन की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल विपिन जी, ये तो जो भी ग्राहक है सोचना चाहिए कि जरूरत है या नहीं है। कोई चीज आसानी से मिल रही है लेकिन यदि जरूरत नहीं है तो क्यों आप ले रहे हैं? तो ये तो एक पर्सनल डिसीजन होगा। और दूसरी बात ये भी है कि यदि आप लोन ले रहे हैं तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है,
आसानी से मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि जहां आसानी से मिल रहा है वो ले ले। अगर थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े तो भी आपको जानकारी और जो सवाल आपके मन में हैं उनके उत्तर मिले बिना आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरत हो तभी ले, और साथ ही जो भी सवाल आपके मन में है उनके आंसर आपके पास होने चाहिए, मिलने चाहिए आपको। चलिए, तो कोशिश यही थी आज के कार्यक्रम की कि हम आपको थोड़ा अवेयर करें। आप पूरी आरबीआई की भी कोशिश यही रहती है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं। उन गाइडलाइंस का पिछले साल काफ़ी जिक्र हुआ था, लेकिन उसके बाद चीज़ें शांत थी। लेकिन अब इस तरह की चीज़ आई जब उन्होंने खुद एक्शन लिया, तो क्यों वो एक्शन लिया, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं, और आपको एज ए कंज्यूमर किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, आरबीआई ने आपकी सुविधा के लिए किन गाइडलाइंस को बनाया है, वो आज आपको बताने की कोशिश रही। और डिजिटल लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका ए से जेड तक क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कौन सी चीज़ें क्या पढ़नी है, कैसे करनी है, आई होप कि आज यहाँ पर एक क्लैरिटी आई होगी। इसलिए आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सारी बातें हमारे समझ रखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।